पॉलिटिकल पार्टीज की बात करती हूँ तो आपके ना दिमाग में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? जैसे भारतीय जनता पार्टी आती होगी, कांग्रेस पार्टी आती होगी, आम आदमी पार्टी आती होगी, किसी के मन में शिवसेना आती होगी। अब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्शंस में खड़े होंगे, चुनाव में खड़े हो रहे हैं। पर क्यों खड़े हो रहे हैं चुनाव में? ऐसे हमें मजा नहीं आ रहा चुनाव में खड़े होने से। हम चुनाव में इसलिए खड़े हो रहे हैं ताकि हम कल को अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले ज्यादा वोट हासिल करें और सरकार में आ सके, सत्ता को हासिल कर सके। कोई भी अगर पार्टी अपनी बना रहा है, ऑब्वियसली सबको आजादी है, अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है बनाइए, लेकिन हर पार्टी को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा विद द इलेक्शन कमीशन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। और इसको हम ऐसे नॉर्मली नहीं पढ़ने जा रहे, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं एक बड़े बढ़िया तरीके से, जो कि है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन के थ्रू। यानी कि बच्चों ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी इस चैप्टर की जो कि आज हम छोड़ देंगे, जो हमसे छूट जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हर एक एस्पेक्ट को इस चैप्टर के हम कवर करेंगे विद इन दिस क्लास फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड। तो फटाफट से चालू करते हैं हमारे इस बड़े ही प्यारे से चैप्टर को और फटाफट से आ जाते हैं समझने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को। देखिए बच्चों, जब भी मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करती हूँ तो आपके ना दिमाग में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आती होगी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? जैसे भारतीय जनता पार्टी आती होगी, कांग्रेस पार्टी आती होगी, आम आदमी पार्टी आती होगी, किसी के मन में शिवसेना आती होगी। तो जिन भी पार्टीज के बारे में आप जानते हैं, विजुअली आपको वो सारी पार्टीज दिखने लगती होंगी, इमेजिन आप लोग करने लगते होंगे या फिर ख्याल तो जरूर आता होगा। तो यहाँ पर ना वही बात हो रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक डेमोक्रेसी का सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन होती है, सबसे ज्यादा विजिबल चीज होती है। लोगों को शायद, अब जिसने पढ़ाई नहीं करी है उनको तो शायद इतने कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता है कि फेडरलिज्म क्या होता है या डेमोक्रेसी क्या होती है, या फिर जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो नहीं पता है, थियोरेटिकली चीजें नहीं पता है, बट स्टिल दे नो कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, political parties easily one of the most visible institutions in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. सबसे ज्यादा विजिबल चीज है, थोड़ा हाइलाइटर लेते हैं और यहां पर ना हाईलाइट हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा विजिबल चीज है एक डेमोक्रेसी के अंदर, मैक्सिमम ऑर्डिनरी लोगों के लिए, मैक्सिमम जो आम आदमी है उसके लिए डेमोक्रेसी का मतलब ही पॉलिटिकल पार्टीज है। क्या मतलब है? पॉलिटिकल पार्टीज इक्विवेलेंट टू अ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र ही पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि वो और बाकी चीजें जानते नहीं। If you travel to remote parts of our country, speak to the less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government, but chances are that they would know something about our political parties. At the same time, this visibility does not mean popularity. वो बोल रहे हैं कि आप दूर दराज के किसी भी इलाके में चले जाएं, ऐसे लोगों से बात कर ले जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब उन लोगों को ना तो संविधान के बारे में कुछ पता होगा, ना ही लोकतंत्र के बारे में कुछ पता होगा, ना ही किसी और चीज के बारे में पता होगा, टेक्निकलिटीज नहीं पता होंगी, पर वो जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी और नेता लोग कौन से हैं। इस तरीके से वो जानते हैं। तो सबसे ज्यादा विजिबल चीज है पॉलिटिकल पार्टीज एक डेमोक्रेसी की, ये तो हमको समझ में आ गया। बट इस विजिबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज को एक फेमस और अच्छे तरीके से पहचानते हैं, ऐसा नहीं है। लोग हमेशा बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज को मैक्सिमम टाइम इसलिए जानते हैं बिकॉज वो उनकी आलोचना करते हैं। जैसे कुछ भी गलत हो गया है ना, कि सड़कें नहीं बन रही, सरकार की गलती है, और स्कूल नहीं है हमारे यहाँ पे, अगर आप उनसे पूछोगे वो कहेंगे अरे सरकार ऐसी है इस वजह से यहाँ स्कूल नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सरकार की वजह से ये नहीं है वो नहीं है। सो मैक्सिमम पीपल नो पॉलिटिकल पार्टीज, बट वो जब उनको रेफर करेंगे दे विल रेफर टू देम इन अ नेगेटिव वे टू क्रिटिसाइज देम, कि जो जो गलत हो रहा है ना वो उस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से गलत हो रहा है बेसिकली। तो पॉपुलैरिटी नहीं है, मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल, they tend to be blame the parties for all that is wrong with our democracy and our political life. They have become identified with social and political divisions. तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि मैक्सिमम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पॉपुलर हैं, पॉपुलैरिटी पॉजिटिव पॉपुलैरिटी नहीं है, थोड़ी नेगेटिव पॉपुलैरिटी है, इनफेमस है थोड़ी सी, कि फेमस तो है बट फॉर द रॉन्ग रीजंस। तो मैक्सिमम टाइम्स व्हेन पीपल विल रेफर टू द पॉलिटिकल पार्टीज, वो उनकी आलोचना करने के लिए ही उनको रेफर कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने समाज में डिविजन्स, विभाजन को क्रिएट करा है, पॉलिटिकल सेंस में, राजनीतिक रूप में विभाजन को क्रिएट करा है।
Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? तो लोग अगर उनको इतना ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, पूछना तो बनता है कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए भी कि नहीं चाहिए. About 100 years ago, there were few countries of the world that had political party. Now there are a few that do not have parties. Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? Let us first answer what political parties are and what they actually do before we say why we need them. यहाँ वही पूछा जा रहा है कि जब लोगों को इतनी ही नेगेटिव लग रही हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर असल में ये एग्जिस्ट ही क्यों कर रही हैं? क्या हम बिना पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन नहीं कर सकते? लेकिन ये सब सवालों का जवाब देने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि असल में पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है. सबसे पहले उसके मीनिंग को समझते हैं, फिर ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, और फिर देखते हैं कि उनकी नेसेसिटी क्या है, यानी कि उनकी जरूरत क्यों है, और अगर वो नहीं होंगी तो क्या होगा. चलो फटाफट से पहले आ जाते हैं बच्चों मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर. तो यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है. अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह है, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. सिंपल सी चीज है, एक लोगों का समूह है जो कि साथ में इसलिए आया है ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके. और इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रहे हैं? ताकि वो सरकार में पावर जो है उसको हासिल, सत्ता में आ सके. बेसिकली सिंपल सी बात है. ठीक है, तो कल को सपोज हम एक पार्टी बना रहे हैं, कौन सी पार्टी? वेयर इज द पार्टी टुनाइट वाली पार्टी नहीं बच्चों, पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं. हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, सपोज उसका नाम रख देते हैं कुछ, ठीक है, कुछ भी नाम रख देते हैं. जैसे अभी हम फिजिक्स वाला फाउंडेशन पे पढ़ रहे हैं, तो फाउंडेशन पार्टी. ठीक है, अभी जो फाउंडेशन पार्टी हमने बनाई, एक पॉलिटिकल पार्टी, सपोज हम सारे जितने हम क्लास में बच्चे हैं और मैं भी हूं, हम सबने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्शंस में खड़े होंगे, चुनाव में खड़े हो रहे हैं. पर क्यों खड़े हो रहे हैं चुनाव में? ऐसे हमें मजा नहीं आ रहा चुनाव में खड़े होने से. हम चुनाव में इसलिए खड़े हो रहे हैं ताकि हम कल को अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले ज्यादा वोट हासिल करें और सरकार में आ सके, सत्ता को हासिल कर सके. तो बेसिकली सारा मुकाबला जो है वो सत्ता के लिए हो रहा है, वो पावर के लिए हो रहा है, और इसी वजह से वो ग्रुप ऑफ जो डिफरेंट पीपल हैं, दे आर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस. ग्रुप ऑफ पीपल कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू होल्ड पावर. ठीक है, 3 सिंपल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. ऑलराइट, और हाँ, इसलिए मैं मत ले लेना, एग्जाम्पल के लिए बोला है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहे हैं, हम थोड़ा राजनीति से दूर हैं. चलिए, दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. साथ ही में वो जो लोग होंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो डेफिनेटली कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, बच्चों प्रोग्राम्स बनाएंगे समाज को मद्देनजर रखते हुए, ताकि वो लोगों का कुछ भला कर सके. तो लोगों के भले के लिए, लोगों के कलेक्टिव गुड के लिए कुछ पॉलिसीज के बारे में वो पार्टी के लोग सोचेंगे. दे विल ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन द अदर्स. उसके बाद वो लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि हमने जो पॉलिसी आपके लिए सोची है वो पॉलिसीज बाकी पार्टीज की पॉलिसीज से बेहतर क्यों है, और इस तरीके से वो लोगों से वोट मांगने की कोशिश करेंगे. They will seek to implement these policies by winning popular support through elections. और वो लोगों को ना यही बताएंगे कि देखिए, अगर आप हमको वोट दोगे तभी हम इन पॉलिसीज को लागू कर पाएंगे, तभी हम इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. तो सिंपल सी चीज है, अगर आपको हमारी पॉलिसीज अच्छी लगी, अगर आपको ऐसा लगा है कि हमारी पॉलिसीज बाकी लोगों से बेहतर है, तो हमें वोट दो, हमें जिताओ, क्योंकि जब हम जीतेंगे तभी हम जाकर इन्हें पूरा कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे. तो दिस इज द होल परसुएशन जो चलेगी. ठीक है, किस तरीके से अलग अलग पार्टीज, आपको पता है, जो इलेक्शंस में लड़ती हैं, वो दावा करती हैं लोगों को बहुत सारे कि हम अगर पावर में आ गए तो ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे. हाँ, कब करेंगे? जब आप हमें जिताओगे, जब आप हमें पावर में लाओगे. ठीक है, सिंपल सी चीज है. तो यहां तक क्या की पॉइंट्स हमको समझ में आए? पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इलेक्शंस में खड़े होंगे पॉपुलर सपोर्ट जीतने के लिए, इलेक्शंस को जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए. ठीक है, पावर होल्ड करने के लिए. उसके बाद दूसरी चीज हमने देखी कि जो पार्टी के लोग हैं वो कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनाएंगे सोसाइटी के कलेक्टिव गुड के लिए. फिर इन्हीं पॉलिसीज को वो लोगों को बताएंगे. क्यों बताएंगे? क्योंकि वो लोगों को परसुएड करना चाहते हैं कि अगर आप हमें इलेक्शंस में जिताओगे, है ना, अगर आप हमें सपोर्ट दोगे तभी हम पावर में आएंगे और तभी हम इन पॉलिसीज को लागू कर पाएंगे. तो कहीं ना कहीं बच्चों हर चीज वोट हासिल करने के लिए हो रही है, सपोर्ट जीतने के लिए हो रही है. तो ये तो है मीनिंग. ठीक है, उसी के साथ एक और चीज देखते हैं, व्हाट इज पार्टीशनशिप. कहीं ना कहीं हमें ना एक चीज देखने को मिलती है यहाँ पे, दैट इज पार्टीशनशिप. पार्टीशनशिप क्या होती है, और एक पार्टीशन कोई भी इंसान क्या होता है? अब ये वो इंडिया पाकिस्तान वाले पार्टीशन की बात नहीं हो रही है,
पर जो यहाँ पे पार्टीशनशिप का मतलब होता है सिंपली जब एक इंसान है वो किसी एक पार्टी ग्रुप या फैक्शन के टुवर्ड्स इतना ज्यादा अलाइंड है कि वो एक बैलेंस्ड व्यू नहीं ले पाता। सपोज जैसे जो बहुत कट्टर लोग होते हैं, है ना, आप उनको बिल्कुल कन्विंस नहीं कर सकते कि कोई दूसरी पार्टी अच्छी है कि नहीं, वो मानेंगे ही नहीं। जैसे एक इंसान है वो सपोज बहुत ज्यादा तरीके से बीजेपी के साथ अलाइंड है, वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेस्ट पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी अच्छी नहीं है। मतलब कि एक तरीके से वो एक पार्टीशन है, वो एक पार्टी के टुवर्ड्स इतना ज्यादा अलाइंड है कि आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि कोई दूसरी पार्टी भी अच्छी है कि नहीं, क्योंकि वो कभी मानेगा ही नहीं। ठीक है, वो एक बैलेंस्ड व्यू कभी भी नहीं ले पाएगा। वो कभी ये नहीं देख पाएगा कि बीजेपी गलत क्या कर रही है, नहीं, उसको हमेशा जो बीजेपी कर रही है वो सही ही लगेगा। और उसी के साथ वो किसी दूसरी पार्टी, कोई दूसरी पार्टी अगर कुछ अच्छा करेगी भी तो वो उसको भी नहीं देख पाएगा, मतलब सही और गलत में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएगा। वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसी को ही सपोर्ट करते रहेंगे। और एक और चीज बच्चों, मैं जब भी क्लास में कोई भी एग्जाम्पल लेती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेती हूँ, तो वो ना सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। हम ये एग्जाम्पल्स इसलिए लेते हैं ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। ये कोई पर्सनल एग्जाम्पल्स नहीं है, इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेस। ठीक है, तो डोंट कम इन द कमेंट्स एंड राइट कि मैम आपने सिर्फ इसी पार्टी का नाम क्यों लिया है या सिर्फ इसका ही वो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई विल ट्राई टू बी वेरी वेरी इंक्लूसिव। मैं बार बार अलग 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 पार्टीज के नाम लेती जाऊंगी, लेकिन हाँ, जो थोड़ी पॉपुलर पार्टीज हैं उनके हम नाम लेते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो गई कि पार्टीशन जो इंसान है वो क्या हो जाएगा, किसी भी पार्टी ग्रुप या फैक्शन के टुवर्ड्स इतना ज्यादा बायस्ड है या अलाइंड है कि वो एक बैलेंस्ड व्यू नहीं ले सकता है। ठीक है, उसको उस पार्टी का हमेशा सही दिखेगा, गलत नहीं दिखेगा, और दूसरों का हमेशा गलत ही दिखेगा, कभी सही नहीं दिखेगा। तो बैलेंस व्यू वो नहीं ले पाएंगे। ओके, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों पार्टीज के अंदर पार्टीशनशिप देखी जाती है और टेंडेंसी है एक एक पर्टिकुलर पार्टी के टुवर्ड्स अलाइन होने की, जो बहुत से लोगों में आपको दिख जाएगी, रियलिटी में भी दिख जाएगी। उसी के साथ अ पार्टी is parties reflect fundamental political divisions. Their parties are about a part of the society, thus involve which part it stands for, which policies it supports, whose interest it upholds. A political party has three components. देखो सिंपल सी बात हो रही है, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स क्रिएट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब कि अब जैसे जो कांग्रेस के सपोर्टर हो गए वो एक अलग ग्रुप हो गया, जो बीजेपी के सपोर्टर हो गए वो एक अलग ग्रुप हो गया, ठीक है, जो आम आदमी के सपोर्टर हो गए वो एक अलग ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से पॉलिटिकल डिविजन्स जो है सोसाइटी में पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट कर देती हैं। उसी के साथ दे आर अबाउट अ पार्ट, thus involve which part it stands for, which policies it supports, whose interest it upholds. तो वही बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज सोसाइटी का एक हिस्सा है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो लोग किसी पार्टी के साथ अलाइंड होते हैं तो वो यही बोलते हैं कि वो पार्टी किस चीज के लिए, किस चीज को सपोर्ट करती है, किस वर्ग के, समाज के वर्ग के इंटरेस्ट्स की बात करती है, किस चीज के लिए खड़ी होती है, किस चीज के लिए बात करती है वो पार्टीज। तो जो लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो उसी पार्टी की फिलॉसफी के साथ भी अलाइंड होते हैं कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी की सपोर्टर हूं तो कांग्रेस पार्टी जो भी बोलेगी, जो भी कह रही है, मैं वो सारी चीजें मान रही हूं, है ना। सिंपल सी बात है कि वो उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है उसके साथ मैं अलाइन कर रही हूँ। वो जो सही कह रहे हैं मैं भी बोल रही हूँ कि वो चीजें सही हैं, और वो जो गलत कह रहे हैं मैं बोल रही हूँ वो गलत है। सिंपल सी बात है। और एक पॉलिटिकल पार्टी के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन चीजें होती हैं जिससे कि एक पार्टी बनती है बच्चों। एक तो होते हैं लीडर्स, टॉप लीडर्स। जैसे कि अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो उसमें टॉप लीडर्स कौन हो जाएंगे आपके, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये सारे आपके टॉप लीडर्स हो जाएंगे। उसके बाद कुछ आएंगे एक्टिव मेंबर्स जो कि पार्टी की डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा हिस्सा लेते हैं, पार्टी की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, तो वो एक्टिव मेंबर्स हो जाएंगे। और फिर आ जाएंगे फॉलोअर्स। फॉलोअर्स कौन होते हैं, जो उस पार्टी को फॉलो करते हैं, जो उस पार्टी के साथ अलाइंड है, जो उसके सपोर्टर्स हैं, तो वो हो जाएंगे फॉलोअर्स। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ इस तरीके का होता है, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि टॉप पार्टी लीडरशिप बहुत कम लोग होते हैं उसमें, फिर एक्टिव मेंबर्स जो हैं वो थोड़े से ज्यादा आपको दिख जाएंगे, और सपोर्टर्स जो हैं उस पार्टी के वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर। यहां पर था मीनिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब फंक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं हो रही है बच्चों। फंक्शन का मतलब है कि कौन कौन सी चीजें करती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्या क्या काम करती है, क्या क्या चीजें करती है। सबसे पहली चीज, दे कंटेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वही एक जरिया है जिसके थ्रू आप लोग जीत सकते हो इलेक्शंस को। पावर तक पहुंचने का जरिया ही वही है। सीधा सीधा डेमोक्रेसी के अंदर किसी को पावर नहीं मिलती है।
आपको सबसे पहले इलेक्शंस में खड़ा होना पड़ेगा, लोगों का समर्थन जीतना पड़ेगा, वोट्स हासिल करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप पावर हासिल कर सकते हो। तो डायरेक्टली नहीं जा सकते, यू हैव टू ऑब्वियसली दिस इज द स्टेप जिसको आपको जिससे गुजरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो वो तो चीज है ही है, ठीक है। सो पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस in most of the democracies elections are fought mainly among the candidates put up by the political parties। साथ ही बच्चों मैक्सिमम डेमोक्रेसीज के अंदर हम क्या देखते हैं कि इलेक्शंस लड़े जाते हैं मेनली उन कैंडिडेट्स के बीच में जो कि पॉलिटिकल पार्टीज खड़े करती हैं इलेक्शंस में। और देखो इंडिया के अंदर कौन डिसाइड करता है कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन में? द टॉप पार्टी लीडरशिप। टॉप पार्टी लीडरशिप किसी भी पार्टी की डिसाइड करेगी कि किस कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो उनको लगेगा कि हाँ ये इंसान केपेबल है, ये इंसान कल को लोगों का सपोर्ट जीत सकता है, तो उसको वो इलेक्शन में खड़ा करेंगे। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि मैक्सिमम डेमोक्रेसीज के अंदर इलेक्शंस जो है कैंडिडेट्स द्वारा लड़े जाते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज खड़ा करती हैं। जैसे कि बच्चों देश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देश को डिवाइड करा जाता है। सपोज ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगी, फिर सारे कैंडिडेट्स क्या है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और जिस भी कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट्स लोगों द्वारा मिलेंगे वो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस चुनाव क्षेत्र में जीत जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप ही क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स के थ्रू इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट इज दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। वही वाली चीज आ गई कि अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स। अभी हमने पढ़ा था ना कि पार्टीज जो है वो अलग अलग पॉलिसीज बनाएंगी, फिर लोगों को बताएंगी उन पॉलिसीज के बारे में और उसी के थ्रू लोगों का समर्थन जीतने की कोशिश करेंगी, दर्शाने की कोशिश करेंगी कि कैसे जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी दूसरों से बेटर है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आपके स्कूल में भी जब इलेक्शंस होते होंगे स्टूडेंट काउंसिल के लिए तो उसमें एक स्पीच देते हैं बच्चे। हमारे स्कूल में तो होता था, मैंने भी दे रखी है वो स्पीच, ठीक है। तो उसमें मेरे को याद है जो हाउस कैप्टन है ना उसके लिए मैं खड़ी हुई थी इलेक्शन में और उसमें मेरे साथ और भी 5-6 कैंडिडेट्स खड़े थे और हर किसी बच्चे को एक एक स्पीच देनी थी और उसकी स्पीच के थ्रू उसको ये बताना था कि कैसे वो इंसान सबसे ज्यादा बेटर है, बाकियों से बेहतर है। ठीक है। अब हर इंसान को बताना था कि देखो अगर आप मेरे को वोट देते हो तो मैं आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए वो करूंगा, और उसके थ्रू लोगों का वोट जीतना था। सिंपल सी बात है और ऐसे ही होते हैं इलेक्शंस। तो हर पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को कन्विंस करना है कि व्हाई देयर पार्टी इज बेटर देन दी अदर्स। ओके, तो यहाँ पे वही बात है, ये अलग अलग पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाएंगे और वोटर्स उन्हीं में से चूज करेंगे। वास्ट मल्टीट्यूड ओपिनियंस इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस व्हिच इट सपोर्ट्स। साथ ही में एक पार्टी क्या करती है, जैसे देश में बहुत अलग अलग लोग हैं, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, कहीं ना कहीं उन ओपिनियंस को रिड्यूस कर देती है पार्टी। कैसे रिड्यूस कर देती है? तो आप अगर बीजेपी कोई पॉलिसी लेकर आ रही है और आप उस पॉलिसी के साथ अलाइंड हो तो जितने लोग उसको सपोर्ट करते हैं उनका ओपिनियन भी ना उसी पार्टी के ओपिनियन की तरह हो जाएगा, राइट। वो क्योंकि उस पार्टी को सपोर्ट करते होंगे तो वो भी उसी पार्टी के नजरिए से सोचने लग जाएंगे। जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते होंगे वो उसी के नजरिए से सोचने लग जाएंगे। मैम यही पार्टीज है क्या? देखो मैं बच्चों हमेशा उन पार्टीज का नाम यहाँ पर ले रही हूँ जो पार्टीज आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, राइट। सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जिन पार्टीज के पास है उन्हीं का नाम ले रहे हैं। बाकी तो देखो रीजनल पार्टीज भी बहुत सारे नाम बहुत सी पार्टीज का ले सकते हैं, पर देश में जो नेशनल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके एग्जाम्पल से सारे बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वही वाली चीज की बात हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? नेक्स्ट फंक्शन है दे प्ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। एक देश के लिए लॉज बनाने का काम कौन करता है? बच्चों जब भी मैं बात करती हूँ लॉ बनाने की, ठीक है, लॉ मेकिंग की बात करती हूँ, तो लॉ बनाने का काम करती है आपकी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर होते कौन है? लोग कौन होते हैं पार्लियामेंट के अंदर? आपके एमपीज। ये एमपीज होते कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दीज आर द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द एमपीज। वो लीडर्स है जिनको देश की जनता ने चुना है, राइट। देश की जनता ने चुना है, जिनको वोट दिया है जिन कैंडिडेट्स को, वही हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग पॉलिटिकल, हर एमपी पॉलिटिकल पार्टी को ही बिलोंग करता है, किसी ना किसी। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकता है बट मैक्सिमम हाँ जो पार्टी जीतेगी वही सरकार भी बनाती है ना, तो वो नेक्स्ट पॉइंट है।
तो वही बात है, जो पार्लियामेंट के अंदर भी जो एमपीज बैठे हैं, दे ऑल्सो बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड वही लोग लॉज बनाते हैं देश के लिए। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं देश के कानून बनाने में। दूसरी चीज है, दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। तो वही बात होती है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स जिस पार्टी के जीत जाएंगे इलेक्शन को, वही पार्टी जो है सरकार बनाएगी, और बच्चों वही सरकार जो है आपका देश चलाएगी। सिंपल सी बात है। तो दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। मेजर पॉलिसी डिसीजंस जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव द्वारा लिए जाते हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारे लोग हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी से ही आ रहे हैं। ये पार्टीज लीडर्स को रिक्रूट करती है, रखती है, उनको ट्रेनिंग देती है और फिर उनको मिनिस्टर्स बनाती है ताकि वो सरकार को चला सके जिस भी तरीके से वो चाहे। तो आज भी हम अगर देखें कि रूलिंग पार्टी कौन है, रूलिंग पार्टी एक क्या है बच्चों, एनडीए। ठीक है, एनडीए इज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इट इज एन अलायंस व्हिच इज रूलिंग एट द मोमेंट इन आवर कंट्री। और वो भी मतलब एक तरीके से उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिर्फ एक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्ट ऑफ द अलायंस, और भारतीय जनता पार्टी के साथ और भी पार्टीज उस अलायंस का हिस्सा है। ठीक है, तो यही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बच्चों, यही एक तरीके से देश चला रही हैं, सरकार चला रही हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजंस ले रही हैं लोगों के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटिकल पार्टीज लॉ बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लस देश को चलाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जो आपने यहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जब हम लोग बात करते हैं, जो कि असल में देश को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के ही लोग हैं जिनको आपने वोट देकर जिताया है। ठीक है जी, बात सभी को समझ में आई है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ पॉइंट्स को लेकर, but it's very very easy, very very simple. Next point is those parties that lose in the elections, role of opposition. अब ऐसा नहीं है जो पार्टी हार गई इलेक्शन में उसका कोई रोल ही नहीं है ना, वो बस हार गई है तो उसको बोलेंगे लूजर, लूजर नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो पार्टी जो इलेक्शन में हारेंगी भी बच्चों, वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगी, वो बन जाएंगी ऑपोजिशन पार्टीज। और by voicing different views, criticizing government for its failures or wrong policies, they mobilize opposition to the government. तो यार देखो, ऐसा तो नहीं है कि जो पूरे लोकसभा की 543 सीट्स है वो किसी एक ही पार्टी को चली गई हैं, दैट कैन नॉट हैपन। ठीक है, तो जो ऑब्वियसली मेजोरिटी जो लेकर आया वो तो चलो उसने तो सरकार बना ली। अब बाकी जो लोग हैं, जो एमपीज जीत कर आए हैं लेकिन जो दूसरी पार्टीज को बिलोंग करते हैं, जो रूलिंग पार्टी को नहीं बिलोंग करते, उनका क्या? तो वो बन जाएंगे आपके ऑपोजिशन पार्टीज। और इन ऑपोजिशन पार्टीज का रोल ये होता है कि बच्चों ये एक तरीके से चेक रखते हैं ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट। ठीक है, अभी जैसे राहुल गांधी हैं, वो क्या करते रहते हैं, वो बच्चों मोदी सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। यही रोल होता है ऑपोजिशन का कि आपको जो है रूलिंग पार्टी जो है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है या रूलिंग पार्टी है, उसके खिलाफ मतलब जो भी चीजें हैं पिन पॉइंट, अगर आपको कुछ लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे, तो उन चीजों को पिन पॉइंट करो। ठीक है, उनको क्रिटिसाइज आप कर सकते हो, उनकी खामियां निकाल सकते हो, कमियां निकाल सकते हो, और यही सब करके अपनी पार्टी के लिए सपोर्ट हासिल कर सकते हो। तो अगर लोगों को ऐसा लगा कि हाँ यार मे बी रूलिंग पार्टी उतनी अच्छी नहीं है और कल को राहुल गांधी जी की सरकार बहुत बढ़िया है, तो लोग उनको भी वोट दे देंगे, वो वाली चीज है। तो आप बीइंग इन द ऑपोजिशन, आप डेफिनेटली चेक तो रख ही रहे हो रूलिंग गवर्नमेंट, मतलब रूलिंग गवर्नमेंट बोल रही हूँ, रूलिंग पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर, और उसी के साथ आप कहीं ना कहीं अपने लिए भी अगले इलेक्शन के लिए सपोर्ट हासिल कर रहे हो। ठीक है, यू आर ऑल्सो मोबिलाइजिंग सपोर्ट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो ये काम होता है ऑपोजिशन पार्टी का। ऐसा नहीं है बच्चों एक डेमोक्रेसी के अंदर कि एक बारी कोई सरकार आ गई या कोई पार्टी जीत गई तो वो परमानेंट विनर नहीं है, हमेशा के लिए वो जीते नहीं रहेंगे। कभी वो हो सकता है कि अगली बारी सत्ता से हट भी जाए, कोई दूसरा आ जाए। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, देयर इज नो परमानेंट विनर, देयर इज नो परमानेंट लूजर, एवरीवन हैज अ फ्री चांस टू लूज एंड टू विन, वो वाली चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, पार्टीज शेप अप द पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज जो है बच्चों पब्लिक ओपिनियन को शेप अप करती है, लोगों का जो ओपिनियन होता है उसको आकार देते हैं। They raise, highlight issues, they sometimes launch movements for the resolution of the problems faced by the people. तो बहुत सारे जो मुद्दे चल रहे होते हैं देश के अंदर, उनको पार्टीज उठाती हैं, उनको हाईलाइट करती हैं। उसी के साथ कभी कभी ये पार्टीज जो है थोड़े बहुत आंदोलन भी निकाल देती हैं, जिससे कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। तो वही चीज है कि कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन को भी शेप अप करती हैं, लोगों का जो ओपिनियन है उसको आकार देती हैं। लोगों को जब लगता है कि कोई पार्टी सही बोल रही है, सही काम कर रही है, यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, तो लोग भी उसके साथ अलाइन हो जाते हैं।
उसी के साथ बहुत से लोगों के मुद्दों को रेज करती हैं, हाईलाइट करती हैं, उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए आंदोलन को भी लॉन्च करती हैं। पर ये सारी चीजें ऑब्वियसली वो सत्ता हासिल करने के लिए कर रहे हैं, अपने लिए सपोर्ट गेन करने के लिए कर रहे हैं। और लास्ट फंक्शन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का आता है, that they provide people access to the government machinery and welfare schemes implemented by the governments. They have to be responsive to the people's needs and demands, otherwise people can reject those parties in the next elections. साथ ही बच्चों एक तरीके से लोगों को सरकार का एक्सेस प्रोवाइड करती है, पहुंच प्रोवाइड करती है, और वेलफेयर स्कीम जो कि सरकार की होती है उन तक भी पहुंच प्रोवाइड करती हैं। तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत आ रही है सपोज, आप डायरेक्टली ऐसे प्रधानमंत्री के पास जाके तो नहीं बता सकते हो उस दिक्कत को, लेकिन हाँ आपके जो लोकल लीडर्स हैं वहां तक आप उस दिक्कत को पहुंचा सकते हो। फिर वो जो लोकल लीडर्स है वो आगे दूसरी पार्टी, जिसको जो एक तरीके से रूलिंग पार्टी है उस जगह की, वहां के लीडर तक वो बात पहुंचा सकते हैं। वो लीडर्स फिर जो भी वेलफेयर स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करके आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो एक तरीके से बच्चों बात यही होती है कि लोगों को एक्सेस मिलता है गवर्नमेंट मशीनरी तक का और वेलफेयर स्कीम्स तक का जो कि सरकार इंप्लीमेंट करती है। प्लस अगर आप लोगों की नीड्स और डिमांड्स को नहीं सुनोगे, जो लोग समस्याएं हैं अगर आप उनका नहीं समाधान करोगे, उनकी डिमांड्स को नहीं सुनोगे, तो लोग क्या करेंगे? लोग आपको सपोर्ट करना ही बंद कर देंगे। नेक्स्ट टाइम पीपल विल नॉट वोट फॉर यू। So that is why political parties, they have to be responsive towards the people's needs and demands. लोगों की जरूरतों के तरफ, लोगों के जो वो डिमांड कर रहे हैं उसके तरफ you have to be responsive, you have to support them or else they will not vote for you. I hope ये बात बिल्कुल क्लियर है। एक बारी मैं यहाँ पर फिर से सारे पॉइंट्स का एक समराइज्ड वर्जन आपको देना चाहती हूँ, तो फटाफट से आ जाते हैं। सबसे पहली चीज हमने देखी थी, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस को कंटेस्ट करती हैं अपने कैंडिडेट्स को रखकर और लोग फिर उन कैंडिडेट्स को वोट करते हैं। दूसरी चीज है वो अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो है आगे रखती हैं लोगों के, जिसके थ्रू वो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज होती है लॉज बनाती है। चौथी चीज होती है सरकार बनाती है, चलाती है। पांचवी चीज हमने देखी कि पार्टी जो कि इलेक्शन हार जाती है वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है, जहां पर वो रूलिंग पार्टी को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करती है, उनकी कमियां निकालती है और साथ ही में अपने लिए सपोर्ट हासिल करती हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज कि वो पब्लिक ओपिनियन को शेप अप करती है और लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में लोगों को एक्सेस मिलता है गवर्नमेंट मशीनरी के टुवर्ड्स और वेलफेयर स्कीम्स के टुवर्ड्स जो कि सरकार का होता है। और अगर जो सरकार है अगर उसने लोगों की इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया तो लोग उनको नेक्स्ट टाइम बाय बाय बोल देंगे, सपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो ये जो सारे पॉइंट्स है बच्चों, these 7 points, these are the different functions that are performed by political parties within a democracy. ओके जी, अब बात करते हैं, अभी तक हमने क्या समझा कि पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का। दूसरी चीज पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या है, क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी देखा। तीसरी चीज कौन कौन से फंक्शंस, क्या क्या काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी देश में, वो भी देख लिया। अब बात ये है कि क्या हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज की सच में जरूरत है या नहीं है? क्या बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कोई देश फंक्शन नहीं कर सकता? तो क्यों नहीं कर सकता, चलो देखते हैं। Why modern democracies cannot exist without political parties? मॉडर्न टाइम में जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, क्यों वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकते? और दूसरी चीज लिखी है कि इमेजिन अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज। सपोज करो बच्चों अब आपके देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, भूल जाओ एक मोमेंट के लिए कि कोई पार्टी एग्जिस्ट भी करती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा वो होगा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन होता है? जो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। अब ठीक है मैम, तो क्या प्रॉब्लम हो गई? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होंगे और उसमें से भी जो जो कैंडिडेट खड़े होंगे लोग वोट देंगे, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। पर दिक्कत क्या होगी? तो देखिए, अब यहाँ पर सपोज बात करते हैं, जैसे ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हर जगह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं। अब यहाँ से कैंडिडेट जीत गया, यहाँ से भी कैंडिडेट जीत गया, यहाँ से भी जीत गया और यहाँ से भी जीत गया, और ऐसे पूरे देश में अलग अलग जगह हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसको मैक्सिमम वोट मिलते रहे वो जीतते गए। जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे तो बच्चों सरकार कोई भी नहीं बना पाएगा देश में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, केंद्रीय सरकार जिसको हम बोलते हैं, कोई भी नहीं बनाएगा। तो नो यूनिफॉर्म डिसीजन विल बी टेकन थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि देश के लिए कोई सरकार ही नहीं बनी। तो अब देश के लिए जब कोई डिसीजन या निर्णय लेने की बात आएगी तो कौन लेगा? कोई ले ही नहीं पाएगा। साथ ही में देश के अंदर कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले पाएगा।
प्लस बच्चों बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स होते हैं, जब हम बात करते हैं डिफेंस की, बैंकिंग की, करेंसी की, फॉरेन अफेयर्स की, फिर इन मैटर्स पे डिसीजन कौन लेगा? नो मेजर डिसीजन, नो यूनिफॉर्म डिसीजन। साथ ही में अकाउंटेबिलिटी इज लिमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल टू रन द कंट्री। देश चलाने के लिए किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक, सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक ही लिमिटेड है। उसे बस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व करनी है, पर देश का क्या? देश में सरकार किसी की नहीं बनी, देश को कौन चलाएगा, देश के अंदर यूनिफॉर्म डिसीजंस कौन लाएगा, मेजर डिसीजंस कौन लाएगा? सो इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम, हु विल डू दैट? तो यहाँ पे वही बात आती है, दैट इज व्हाई बच्चों वी हैव चोजन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब आप सभी को पता है कि हमारे देश में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसके अलावा एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सारे लोग मिलकर जो देश का डिसीजन है वो लेते हैं, बट बच्चों हमारे देश के अंदर सारे लोग बैठकर कैसे डिसीजन कोई भी ले सकते हैं? एक तो इतने सारे लोग हैं, प्लस सबके पास वो नॉलेज भी नहीं है, सबके पास वो टाइम भी नहीं है, सो इट कैन नॉट हैपन, इट इज इम्पॉसिबल। दैट इज वाई हमारा देश एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहां पर लोग अपने कैंडिडेट्स को चूज करते हैं और वही कैंडिडेट्स फिर लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेकर आती हैं और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाती हैं। एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए था जिससे कि सपोर्ट कर सके, गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन कर सके, पॉलिसीज बना सके, जस्टिफाई कर सके, अपोज कर सके। दैट इज वाई हमने पॉलिटिकल पार्टीज को बनाया है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबल हो टू रन द कंट्री, टू टेक मेजर डिसीजंस, टू टेक यूनिफॉर्म डिसीजंस। साथ ही में जो सरकार बना सके, सरकार को सपोर्ट कर सके, सरकार को कंट्रोल कर सके। तो जो ऑपोजिशन वाले हैं वो कंट्रोल भी करते हैं, जो सरकार मतलब जिनको मैक्सिमम वोट्स मिल रहे हैं वो सरकार बनाते भी हैं, पॉलिसीज भी बनाते हैं, ठीक है, लॉज भी बनाते हैं, उन लॉज को जस्टिफाई भी करते हैं, उन लॉज को अपोज करते हैं। तो ये सारा काम पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। वी कैन से दैट पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। तो बच्चों यहां पर इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि पार्टीज एक बहुत नेसेसरी कंडीशन है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, तो ऐसे हम चल नहीं पाएंगे, ढंग से काम कर नहीं पाएंगे। आई होप ये बात सभी को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब बात यह आती है कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। लेट अस आल्सो लुक एट दैट। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हमारी इलेक्शन कमीशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है बच्चों, जो कि हमारे देश में इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है, उसके साथ रजिस्टर्ड है। बट ओनली अ हैंडफुल of them are effective in the race to win elections and form the government। लेकिन देखो, जब मैं आपसे अगर पूछूंगी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, तो आप ना मेरे को मैक्सिमम, हो सकता है कोई बच्चा 10 बता दे, 15 बता दे, 20 बता दे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बता पाओगे, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इफेक्टिव हैं पावर में आने के लिए, लोगों का समर्थन जीतने के लिए, बिकॉज दे आर पॉपुलर अमंग द पीपल। हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी? अब सवाल ये उठता है कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए, कितनी मेजर पार्टीज होनी चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में। तो चलिए देखते हैं। 3 तरीके के पार्टी सिस्टम्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। एक है वन पार्टी सिस्टम, एक है टू पार्टी सिस्टम, और एक है मल्टी पार्टी सिस्टम। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द वन पार्टी सिस्टम का क्या मतलब होता है? वन पार्टी सिस्टम होता है जहां एक ही पार्टी है जो बार बार पावर जीतती जा रही है। जैसे कि हमारा चाइना के अंदर देयर इज वन सिंगल पार्टी विच इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और ये पार्टी बार बार इलेक्शन जीतती है, क्योंकि चाइना के अंदर डील क्या है ना, चाइना का सीन ये है कि वहां का जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शंस होते हैं उस पार्लियामेंट के लिए, बट उस इलेक्शन में वही इंसान खड़ा हो सकता है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी या उसके अलायंस का कैंडिडेट हो, ठीक है, और उसी कैंडिडेट को ही लोग वोट करते हैं। तो सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी या उसके अलायंस उन्हीं की बनती है, कोई तीसरा बंदा वहां सरकार बना ही नहीं सकता, ठीक है, वहां इलेक्शन जीत ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है बच्चों, रेस में आप अकेले भाग रहे हो, है ना, अकेले भाग रहे हो तो जीतोगे तो आप ही, कोई साथ में भाग ही नहीं रहा, कोई कंपेटिटर ही नहीं है। तो यहाँ का वही हाल है, एक ही पार्टी है, वही इलेक्शन तो हो रहे हैं नाम के, लेकिन बार बार वही पार्टी जीतती जा रही है, बिकॉज देयर इज नो वन एल्स दैट इज अलाउड टू पार्टिसिपेट। तो ये जो ऑप्शन है ना वन पार्टी वाला, ये अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक ऑप्शन तो वो होता जहां पे मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए थे लड़ने के लिए आपस में, कि लोग किसी एक को तो सपोर्ट करें, बट यहाँ पर कोई कंपेटिटर ही नहीं है। सो दिस इज अ वेरी अनडेमोक्रेटिक ऑप्शन अकॉर्डिंग टू अ डेमोक्रेसी, नॉट वेरी डेमोक्रेटिक। फिर बात आती है एक टू पार्टी सिस्टम की।
अब टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? टू पार्टी सिस्टम है जहां पर बहुत पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन पावर सिर्फ दो पार्टीज के बीच में अदला बदली होती रहती है, जैसे कि यूएसए के अंदर भी है ये, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी है, यूके के अंदर भी है, ठीक है। तो रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी और एक जगह लेबर एंड कंजर्वेटिव पार्टी, यहाँ पर रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक और वहां पर लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी, ये दो मेजर पार्टीज हैं इन सभी रीजन्स की, जिनके हाथ में पावर अदलती बदलती रहती है, मतलब किसी तीसरे इंसान के हाथ में पावर जाती नहीं है। ऑल्दो देयर आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज, बट पावर जो है वो सिर्फ इन दो पार्टीज के बीच में रिवॉल्व करती रहती है। उसी के साथ आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि डेफिनेटली हमारे देश इंडिया में मौजूद है। तो इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है बच्चों, जहां पर ढेर ढेर पार्टीज मौजूद है। कोई भी मतलब इंसान जो है, ग्रुप जो है, फ्री है पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, और उनके बीच में एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन भी होता है। जो लोगों को ज्यादा सपोर्ट जीत जाए, वो व्यक्ति या वो पार्टी जो है वो वो व्यक्ति नहीं, वो पार्टी फिर जीत जाती है। तो वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर देयर आर सो मेनी पार्टीज दैट एग्जिस्ट, एंड उनके बीच में एक इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, जो जीत जाए वही सिकंदर, वही सरकार बना लेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इनमें से कौन सा पार्टी सिस्टम होना चाहिए? तो इसका बच्चों आंसर है कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। मैम ये क्या आंसर हुआ? बट यही आंसर है। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट या बेटर ऑफ द लॉट, यू विल से दैट दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज हर देश का जो पार्टी सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि किसी ने डिसाइड करा है। इट इज समथिंग दैट हैज इवॉल्व्ड इन दैट कंट्री, वो उस देश के हिसाब से इवॉल्व हुआ है। तो देखिए, which of these is better? Perhaps the best answer to this common question is that this is not a very good question. This is not a good question. Party system is not something any country can choose. किसी भी country ने party system को choose नहीं करा है, बल्कि it is something that has evolved over a long period of time, depending on the nature of the society, its social, regional divisions, history of politics, system of elections. तो हर कंट्री के अंदर बच्चों, जैसे जो जैसा समाज है, जैसे जैसा रीजनल डिवीजन है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र जैसे हैं, समाज जैसा है, राजनीति का इतिहास किस तरीके का रहा है, इलेक्शंस का सिस्टम किस तरीके का है, तो उस हिसाब से एक पार्टी सिस्टम बन जाता है। किसी ने उसको सिलेक्ट नहीं करा है, बस बन गया है। और ये जो है ना, क्विकली चेंज नहीं हो सकता। हर कंट्री का एक पार्टी सिस्टम है जो कि उसके स्पेशल कंडीशंस की वजह से वहां पर एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए है बिकॉज इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। इंडिया के अंदर सामाजिक तौर पर, ज्योग्राफिकल तौर पर जो भिन्नता है वो बहुत ज्यादा है, जो कि किसी एक या दो पार्टी अगर होती तो वो उस पूरी डाइवर्सिटी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। तो क्योंकि हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, तभी इतनी सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। हर देश का अलग सिनेरियो है, हर देश के अलग कुछ स्पेशल कंडीशंस है, और उसके हिसाब से उनका पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो हम कोई भी ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी सिस्टम हर देश में होना चाहिए, नहीं भाई। तो यहां पर एक सिंपल आंसर है कि इसका कोई भी, दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन कि कौन सा पार्टी सिस्टम होना चाहिए, बिकॉज पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री हैज चोजन, इट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टेंसेज ऑफ एनी कंट्री। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए बिकॉज यहाँ पर डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, जो कि एक या दो पार्टी कभी अब्सॉर्ब नहीं कर सकते थे। दैट इज वाई देयर आर मल्टीपल पार्टीज टू अब्सॉर्ब दैट डिविजन। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, और यहां पर बात करते हैं हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। चलिए, तो यहां पर ना हम लोग देख लेते हैं कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, जो ऑब्वियसली नेशनल लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ध्यान से समझते हैं कि आपकी पार्टी एक नेशनल लेवल पार्टी बनेगी कैसे। तो बच्चों देखिए, every party in the country has to register with the election commission. While the commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. तो कोई भी अगर पार्टी अपनी बना रहा है, ऑब्वियसली सबको आजादी है, अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है बनाइए, लेकिन हर पार्टी को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बराबर रूप से ट्रीट करेगा, बट कुछ कुछ पार्टीज को वो एक स्पेशल तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। अब वो स्पेशल फैसिलिटी क्या होगी? जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, जो एस्टैब्लिश पार्टीज हैं, उनको ये स्पेशल प्रोविजंस मिलने वाली है। These parties are given a unique symbol and only the official candidates of that party can use that election symbol. Parties that get this privilege and some other special facilities are called as the recognized parties by the election commission. तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है,
यूनिक सिंबल मिलता है उन पार्टीज को जिनको इलेक्शन कमीशन रिकॉग्निशन देता है। जैसे आपने देखा है एक हथेली का सिंबल है कांग्रेस पार्टी का, जो हमारे कमल का सिंबल है वो है भारतीय जनता पार्टी का, ऐसी जो साइकिल है, जो हमारा हम बोल सकते हैं वो क्या बना हुआ है, फूल है। ठीक है, तो ये अलग अलग पार्टीज के सिंबल्स हैं जो कि किसने दे रखे हैं, इलेक्शन कमीशन ने दे रखे हैं। ओके, और ये जो सिंबल है, जो पार्टी का ऑफिशियल सिंबल है जो कि इलेक्शन कमीशन ने दिया है, ये सिर्फ उस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स द्वारा ही यूज किया जा सकता है, कोई दूसरा नहीं उसको यूज कर सकता है। और पार्टीज जिनको प्रिविलेज मिलती है, कुछ अदर स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं, इनको रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज बोला जाता है, बिकॉज एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ने उनको रिकॉग्निशन दिया है, पहचान दी है। That is why these parties are called recognized parties. Election Commission laid down details for the proportion of vote seats that a party must get in order to be a recognized party. अब आपकी पार्टी recognized पार्टी बन रही है, बट उसी के साथ साथ क्या वो एक नेशनल पार्टी है या फिर एक स्टेट पार्टी है, तो उसके लिए पूरे रूल्स जो हैं दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि कितनी सीट्स, कितने वोट्स चाहिए होंगे एक स्टेट पार्टी बनने के लिए, और कितनी सीट्स और कितने वोट्स चाहिए होंगे एक नेशनल पार्टी बनने के लिए, इट हैज बीन गिवन। चलो देखते हैं। तो अगर बच्चों आपको बनना है एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके लिए कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, फटाफट से देखिए। सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस और assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is known as a recognized national political party. दो चीजें हैं, याद रखिएगा। या तो आपकी पार्टी को एटलीस्ट, ठीक है, इसको ना मैं व्हाइट से क्यों ही लिख रही हूं, किसी दूसरे कलर से इसको लिखते हैं। देखो, एटलीस्ट 6% वोट्स इन लोकसभा और एटलीस्ट 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शन। एटलीस्ट votes in assembly elections of 4 states and at least 4 seats in लोकसभा। देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूं और इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, या तो मिनिमम, अब इसमें से ना एक देखो और लिखा है, क्योंकि यहाँ पे और लिखा है तो कोई भी एक चीज पूरी करनी है आपको। ठीक है, यानी कि या तो आप 6% वोट्स लोकसभा इलेक्शन में ले आओ, जो लोकसभा इलेक्शन हो रही है वहां पर 6% वोट्स जीत जाओ, या फिर 6% वोट्स किसी भी 4 स्टेट्स के जो स्टेट लेजिस्लेचर वाले इलेक्शन होते हैं उसमें 6% वोट्स जीत जाओ। मतलब सपोज या तो आपकी पार्टी जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, 4 स्टेट्स के अंदर मिनिमम 6% वोट्स जीत रही है, या तो वो, या फिर 6% वोट्स लोकसभा में। तो इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करो, और उसके साथ जो कंपलसरी चीज है वो है कि आपको 4 सीटें तो लोकसभा में जीतनी ही जीतनी है। तो दिस इज अ कंपल्शन। इनमें से कोई भी एक चीज पूरी करो, पर ये तो पूरी करो साथ में, और तभी आपकी पार्टी एक नेशनल लेवल पार्टी की तरह रिकॉग्निशन हासिल कर पाएगी, नेशनल लेवल पार्टी बन पाएगी। ठीक है, या तो ये या तो वो, लेकिन एक चीज होने के साथ साथ दिस इज कंपल्सरी, एटलीस्ट 4 सीट्स तो लोकसभा में जीतनी ही जीतनी है। ओके, तो फिर नेशनल पार्टी बन जाओगे। और नेशनल पार्टी कौन कौन सी है हमारे देश में बच्चों? एक्चुअली एट प्रेजेंट पीपल माइट थिंक, जो किताब पढ़ रहे हैं हमारी, उनको लग रहा है पुरानी वाली पार्टीज भी नेशनल पार्टीज हैं, बट ऐसा नहीं है बच्चों। कुछ कुछ पार्टीज अपना नेशनल पार्टी का स्टेटस खो चुकी हैं, और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो नेशनल पार्टी बन चुकी हैं। तो एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, देयर आर 6, नया डेटा बता रही हूं, 6 नेशनल पार्टीज जो है वो हमारे देश में मौजूद हैं। इनमें से ऑब्वियसली 2 पार्टीज हैं आपकी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपका आम आदमी पार्टी, नई पार्टी जो है एनपीपी, और उसी के साथ में हमारी बीएसपी। तो दीज आर एक्चुअली द 6 नेशनल पार्टीज विच आर एट द मोमेंट अ नेशनल पार्टी। इसके अलावा बाकी पार्टी जिनके पास शायद पहले नेशनल पार्टी का स्टेटस था वो हट गई हैं। फटाफट से फर्स्ट पार्टी पर आ जाते हैं, विच इज आर इंडियन नेशनल कांग्रेस। और सबसे पहले हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों ये एक ऐसी पार्टी है जो कि रिनोन्ड पार्टी है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम।
जब भारत देश आजाद हुआ था उस समय पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही इलेक्शन जीते थे और बहुत लंबे समय तक इन्होंने अपनी वो जो पकड़ है सत्ता पर वो बनाई रखी थी, बिकॉज इट वॉज द ओनली पॉपुलर पार्टी एट दैट टाइम एंड इट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। तो क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल इन्होंने लीड करा था इस वजह से पॉपुलर भी थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी पॉपुलर थे, पॉपुलर लीडर थे, तो इसको सपोर्ट मिलता गया और बहुत लंबे समय तक इन्होंने अपनी जो डोमिनेंस है वो इंडियन पॉलिटिक्स पर बनाए रखी थी। तो इसलिए हम इसकी बात करते हैं। तो 1885 में, 1985 नहीं, 1885 में जो है पार्टी बनी थी एंड इसमें बहुत से स्प्लिट्स उसके बाद देखे गए। स्प्लिट मतलब ऐसे वो डांस नहीं करके दिखा रही, स्प्लिट्स का मतलब है बहुत बारी ये पार्टी के अलग अलग लोग जो है इसको छोड़ छोड़ कर गए हैं और उन्होंने अलग पार्टीज भी फॉर्म करी हैं। तो पार्टी के अंदर ही तोड़ मरोड़ हमें देखने को मिली है, स्प्लिट्स देखने को मिले हैं। डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये तो वही बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई कि डोमिनेंट रूप से इंडिया की सत्ता पर इसने कंट्रोल बना के रखा था भारत की आजादी के कई वर्षों तक, बहुत वर्षों तक। अंडर लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू पार्टी सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू जी इसके सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर थे बच्चों, और उनकी लीडरशिप के तहत ये पार्टी जो है ये बनाना चाहती थी एक मॉडर्न मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे बेस्ड सेक्युलर यानी कि धर्म निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, रिपब्लिक यानी कि जहां पर इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हो, इस तरीके का भारत ये लोग बनाना चाहते थे। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989। तो 1977 तक बच्चों, आजादी से लेकर 1977 तक इन्होंने पूरे टाइम हर इलेक्शन को जीता है, तो सेंटर में हर बारी आए हैं। लेकिन 1977 के बाद में सपोर्ट हार गए थे, पर फिर 1980 के बाद फिर से आते हैं, 1989 तक फिर से पावर में रहते हैं। लेकिन उसके बाद 89 के बाद में जैसे 1990 आता है तो इसका सपोर्ट बेस डिक्लाइन होने लग जाता है, और वो एक एरा था जब कोalition पार्टीज आने लगती है, गठबंधन की सरकारें बनने लगती हैं, और कांग्रेस पार्टी की जो पकड़ थी भारत की राजनीति पर वो टूटने लग जाती है। इट इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। तो यार एक तो होती है लेफ्टिस्ट पार्टी, लेफ्ट विंग वो होता है जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी, मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे फोकस करता है। एक होता है राइट विंग फोकस करता है ट्रेडिशन पर, मॉरल्स पर, वैल्यूज पर, सोशल हायरार्की पर ये पार्टी एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, ना लेफ्ट विंग ना राइट विंग, तो ये बीच में कहीं ना कहीं आते हैं। और सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी है, विचारधारा सेंट्रिस्ट है। पार्टी एस्पाउसेस, बिलीव करती है सेक्युलरिज्म में, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड द माइनॉरिटीज। तो धर्म निरपेक्ष देश होना चाहिए जहां पे हर धर्म को बराबर माना जाए, किसी को भी फेवर ना करा जाए, और साथ ही में वेलफेयर ऑफ किसका भला होना चाहिए, जो समाज में कमजोर वर्ग है, जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका भला करने में पार्टी विश्वास रखती है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद अ ह्यूमन फेस। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने चाहिए, लेकिन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाओ, वही वो लिबरलाइजेशन वाली चीज वो सब आना चाहिए, बट विद ह्यूमन फेस, यानी कि बच्चों लोगों का भी ख्याल रखना है। लीडर ऑफ द यूपीए, तो जिस अलायंस का ये पार्टी हिस्सा है वो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2019, इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट ओनली वन 52 सीट्स। अभी जो है बच्चों नए नए इलेक्शंस भी हो गए हैं 2024 के, और उसमें भी कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है, जो यूपीए का प्रदर्शन है, वो अच्छा रहा है, पहले से थोड़ा और बेहतर रहा है। 2019 के इलेक्शन से तो बेहतर ही रहा है, बट स्टिल इट इज एन ऑपोजिशन पार्टी ओनली एट द मोमेंट, इट इज नॉट द रूलिंग पार्टी और द रूलिंग अलायंस, तो दैट्स नॉट द केस। बट यस, ये वाली कहानी थोड़ी सी देखने को मिलती है। फिर बात आती है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, जो कि हमारी दूसरी नेशनल पार्टी है। तो ये पार्टी बनती है 1980 में बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ, जिसको ढूंढा था, जिसको बनाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इन 1951। तो 1951 में एक पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जिसको फिर से रिवाइव करके फिर से एक नया आकार देकर भारतीय जनता पार्टी बनाई जाती है 1980 में। अब बच्चों जो बीजेपी है, बीजेपी क्या करना चाहती थी, ये एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती थी मैम, बट कांग्रेस भी तो ये करना चाहती थी, बट नहीं, कांग्रेस की और बीजेपी की आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। देखिए, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज। बच्चों इसी के साथ हम देखते हैं बहुत सी चीजें, जैसे कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अंत्योदया, इन सभी चीजों से इंस्पायर्ड है हमारी भारतीय जनता पार्टी। भारत के पुराना जो पुरानी संस्कृति रही है, जो पुराना कल्चर रहा है, जो पुरानी वैल्यूज रही हैं, तो थोड़ी सी राइट विंग पार्टी आपको देखने को मिल रही है। हमारी वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशंस, उन सब चीजों पर आधारित है, उन चीजों को मेंटेन करके रखना चाहती है देश में।
इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अंत्योदया जैसी जो चीजें हैं जो कि दीन दयाल उपाध्याय जी ने बताई थी। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग शुड बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज ह्यूमन बीइंग के अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए। अंत्योदया बोलता था लास्ट मैन स्टैंडिंग तक जो है सारी चीजें पहुंचनी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें इनको, ये सारी बीजेपी की आइडियोलॉजी का हिस्सा है। उसी के साथ एक और चीज कल्चरल नेशनलिज्म या फिर हिंदुत्व। अब बहुत से लोग हिंदुत्व को मानते हैं कि हिंदुत्व का मतलब है कि स्पेसिफिकली हिंदू धर्म की बात हो रही है, बल्कि ऐसा नहीं है बच्चों। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक तरीका है जो कि फोकस करता है हमारे हिंदुस्तान के पुराने ट्रेडिशंस पर, पुरानी वैल्यूज पर, कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की संस्कृति रही है वो चीजें मेंटेन करके रखनी है आपको। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजन, बल्कि इट इज अबाउट अ पर्टिकुलर एंशिएंट कल्चर दैट वी ऑलरेडी हैड। नाउ along with that full territorial and political integration of जम्मू कश्मीर with India। बच्चों इनकी पॉलिसी का एक और हिस्सा था जम्मू कश्मीर का पूरे तरीके से इंटीग्रेशन कराना विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो जेएनके को पूरे तरीके से इंटीग्रेट कराने की जब बात आती है तो हाँ जी, इन्होंने वो चीज करके भी दिखाई है। और आर्टिकल 370 जो कि एक स्पेशल रिकॉग्निशन देता था जेएनके को, वो उसको हटा दिया है। और उसी के साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। एंड बच्चों उसी के साथ ये भी चाहते हैं कि देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि आपके देश के अंदर जैसे अलग अलग धर्मों के लॉज होते हैं, डाइवोर्स, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन के रिगार्डिंग, तो वो ना सारी चीजें सेम होनी चाहिए पूरे देश में, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। दीज थिंग्स जो वैसे अलग अलग धर्मों की अलग अलग होती है वो नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए फॉर ऑल द रिलीजन, फॉर ऑल द पीपल। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना चाहते हैं। साथ ही में बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स, यानी कि धर्म के नाम पर जो कन्वर्जन होते हैं, धर्म परिवर्तन कराने की अगर कोई कोशिश करता है धर्म के नाम पे, तो वो सारी चीजों पर बैन लगना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट हम लोग देखते हैं कि इस पार्टी का जो सपोर्ट बेस है, जो समर्थन है, वो इंक्रीज हुआ था 1990s में, 1990 के दशक में, 1990 के दशक में। तो ये वो वाला टाइम पीरियड है। देखो, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट बेस डिक्लाइन हुआ उस टाइम पे और बीजेपी का सपोर्ट बेस उस टाइम पे इंक्रीज हुआ। Came to power in 98 as the leader of the National Democratic Alliance, including several regional parties। अब बच्चों बीजेपी जैसे कांग्रेस पार्टी किसका हिस्सा है, कौन सी अलायंस का हिस्सा है, मेरे को कमेंट्स में बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी इज अ पार्ट ऑफ एन अलायंस, है ना। उस अलायंस का नाम आप मेरे को कमेंट्स में लिखकर बताइए। उसी तरीके से बीजेपी भी एक अलायंस का हिस्सा है और उस अलायंस का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, विच इज एनडीए। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीए बोला जाता है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस अलायंस, अब अलायंस क्या होता है बच्चों, अलायंस इज अ ग्रुप ऑफ पार्टीज। ठीक है, आपने पहले से एक पार्टीज का ग्रुप बना रखा है, बीजेपी भी उसका हिस्सा है और बहुत सारी छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी उसका हिस्सा है। लार्जेस्ट पार्टी 303 मेंबर्स के साथ 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में आई थी पावर में। करंटली बच्चों यस 2024 के इलेक्शंस की भी बात करें तो अभी भी हमारी जो एनडीए की अलायंस है, यही है हमारी बहुमत हासिल करके, एक तरीके से यही है बच्चों हमारी रूलिंग पार्टी, अलायंस, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दे आर स्टिल इन पावर। एंड उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारी थर्ड नेशनल पार्टी पर, जो की है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। अब यार देखो, एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि पुराने सिलेबस में एक नेशनल पार्टी दे रखी है, बट अब वो नेशनल पार्टी नहीं है, इट इज नो लॉन्गर अ नेशनल पार्टी। बट उसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से निकलकर स्प्लिट जब उसमें आया था तो एक अलग पार्टी बन गई थी, विच वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट is a national party, although CPI is not now a national party, but CPIM is a national party। CPIM 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, ऑब्वियसली आफ्टर अ स्प्लिट। जब एक स्प्लिट आता है सीपीआई में, उसके बाद इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में विश्वास रखते हैं बच्चों, तो मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी, उसमें विश्वास रखते हैं। सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो किस किस चीज को सपोर्ट करती है पार्टी? इस पार्टी की अगर आइडियोलॉजी, अगर विचारधारा की बात करी जाए कि कौन सी चीजों में विश्वास रखती है, कौन सी चीजों को नहीं मानती, तो मार्क्सिज्म, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी। सोशलिज्म की बात है, यानी कि आपका जो सरकार है उसको मैक्सिमम चीजें ओन करनी चाहिए, है ना, तो वही अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली जो चीज होती है। सोशलिज्म को सपोर्ट करती है, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, यानी कि वही धर्म निरपेक्षता को सपोर्ट करती है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को सपोर्ट करती है, और उसी के साथ इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म जैसी जो चीजें हैं उनको ये अपोज करती है, उसके खिलाफ है। तो इंपीरियलिज्म क्या होता है बच्चों? जैसे कि जो ब्रिटिश नेशन था, है ना, उन्होंने एक इंपीरियल शासन हम पर करके रखा था। जब वो ये मानने लगे थे कि उनका देश सबसे बढ़कर है, बाकी देश छोटे हैं, कमतर हैं,
तो वो एक तरीके से एक इंपीरियल आइडियोलॉजी थी, तो उसके बिल्कुल ये खिलाफ है। और उसी के साथ कम्युनलिज्म की जो आइडियोलॉजी होती है, जो कि ये मानती है कि आपका धर्म सबसे ऊपर है, इसलिए आप मेजोरिटेरियन डोमिनेंस या फिर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, तो वो जो कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी है कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, उस चीज के भी ये खिलाफ है। Accepts democratic elections as a useful, helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India. ये भी मानता है कि जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं वो एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप देश के अंदर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर आ सकते हो, सामाजिक और आर्थिक न्याय देश में लाने का डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इज द राइट वे टू गो फॉर इट। उसी के साथ एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द इंटेलिजेंसिया। सबसे ज्यादा सपोर्ट ये पार्टी एंजॉय करती है बंगाल, केरला, त्रिपुरा में, स्पेशली अमंग द लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो लोग बच्चों बिल्कुल लोअर सेक्शंस है, जैसे सोसाइटी के बहुत गरीब लोग हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, और जो इंटेलिजेंट लोग हैं सोसाइटी के, जो बहुत पढ़ते हैं, जिनके पास बुकिश नॉलेज बहुत ज्यादा है, नॉलेजेबल है, उन लोगों में सबसे ज्यादा सपोर्ट एंजॉय करता है। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। साथ ही में ये जो पार्टी है ये कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अगेंस्ट है, बिकॉज इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने से बहुत ज्यादा फ्रीडम हो गई, लिबरल चीजें हो गई, लिबरलाइजेशन हो गया इकोनॉमी का, जिसके थ्रू बहुत इजीली बाहरी कंपनीज देश में प्रवेश कर सकती हैं और अपना सामान बेच सकती हैं। लेकिन उससे दिक्कत किसको हो रही है? उससे दिक्कत हो रही है हमारे देश में रहते हुए स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि उनका सामान कोई खरीद नहीं रहा, बाहर के लोगों का सामान लोग खरीद रहे हैं। दैट इज वाई दे आर अगेंस्ट दीज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। बच्चों ये लोग पावर में आते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। 34 ईयर्स तक वेस्ट बंगाल में पावर में रहते हैं। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस वन अबाउट 1.75% ऑफ द वोट्स एंड 3 सीट्स। ठीक है, 2019 के इलेक्शन में कुछ ये स्थिति थी इस पार्टी की। फिर बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, यानी कि बीएसपी की। ये हमारी फोर्थ नेशनल पार्टी है। ओके, फॉर्म्ड इन 1984। बच्चों ये जो है इसका फॉर्मेशन 1984 में होता है कांशीराम जी की लीडरशिप के तहत। एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब बच्चों इन्होंने ना एक बहुत अच्छी टेक्निक लगाई। इन्होंने ना अपनी पार्टी को ही एक तरीके से उसकी क्या आइडियोलॉजी बना दी कि जो समाज का सबसे निचला और जो एक्सप्लॉयटेशन जिस वर्ग के साथ हुई है ना, जो सबसे एक्सप्लॉयटेड वर्ग है, उन सभी को साथ में लाते हैं और उन सभी को एक नाम दे देते हैं बहुजन समाज का, है ना। जैसे कि जो लोग रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, धर्म के नाम पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, या फिर जो आदिवासी हैं, जो एससीज, एसटीज, ओबीसीज, दलित, इन सभी को साथ में ले आते हैं और इन सभी को ही बोल देते हैं कि दिस इज लाइक द डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो टू ब्रिंग देम ऑल टुगेदर। तो यही लोग इसका सपोर्ट बेस बनते हैं। इंस्पिरेशन लेता है फ्रॉम द आइडियाज टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये सारे लोग जिन्होंने कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज की बात करी है, उन्हीं की वैल्यूज टीचिंग से इंस्पायर होकर बहुजन समाज पार्टी को बनाया गया है। मेन बेस यूपी में इस पार्टी का एग्जिस्ट करता है। साथ ही में जो आस पड़ोस के और स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, वहां पर भी इस पार्टी का थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिलता है। लोकसभा इलेक्शंस 2019 में 3.63% वोट्स हासिल करे थे और 10 सीटें लोकसभा में हासिल करी थी बीएसपी ने। बट आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, कहां से इंस्पिरेशन ली है, किसने फॉर्मेशन करी थी और किस वर्ग को मेनली जो है ये पार्टी केटर करती है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। फिफ्थ पार्टी पर आ जाते हैं। फिफ्थ पार्टी है हमारी नेशनल पीपल्स पार्टी, यानी कि हमारी एनपीपी। क्या बोलते हैं इसको? एनपीपी। और इसका जो सिंबल है बच्चों, क्या है? किताब है। अच्छा, सिंबल तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो हमने अभी क्या देखा था? बहुजन समाज पार्टी, उसका सिंबल था हाथी। और ये कौन है? कमेंट्स में मुझे बताइए कि इनकी जो प्रेजेंट लीडर है ये कौन है बीएसपी की? आपको पता है ना? दीदी हैं। कौन सी दीदी हैं बताइए। उसी के साथ बच्चों हमारी सीपीआई-एम, और उसी के साथ हमारी देखो सीपीआई-एम का जो है इस तरीके का सिंबल है, और यहाँ पर बीजेपी है जिसका है लोटस, और कांग्रेस पार्टी का आपको हथेली पता ही है। चलिए, ऑलराइट, हाँ, एनपीपी की बात कर रहे हैं तो नेशनल पीपल्स पार्टी की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर देखते हैं, National People's Party is a national level political party in India, though its influence is mostly concentrated in the state of Meghalaya. The party was founded by P.A. Sangma after his expulsion from the NCP in July 2012. तो देखो बच्चों, नेशनल पीपल्स पार्टी एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है ये पार्टी मेघालय में, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। ये पार्टी बनाई थी पीएस सांगमा ने जब
वो एक तरीके से एनसीपी से अलग हो गए थे। ठीक है, तो एनसीपी से अलग होकर पीए सांगमा ने पार्टी फॉर्म करी थी। इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस हाल फिलहाल में 7 जून 2019 में मिला है। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से जिसको ये स्टेटस मिला है। उसी के साथ में बच्चों देखिए 2023 के 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टी स्टेटस 3 पुरानी पार्टीज का हटा दिया, जो कि थी तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। तो ये 3 पहले आपके सिलेबस में दे रखी थी एज नेशनल पार्टीज, बट अब इनका स्टेटस ही हट चुका है नेशनल पार्टी से, तो ये रही ही नहीं नेशनल पार्टीज, तो मैंने पढ़े भी क्यों। सब्सिक्वेंटली एक नई पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी का स्टेटस यहाँ पर मिल गया है। तो ये तो थी हमारी नेशनल पार्टीज। अब जरा बात करते हैं स्टेट पार्टी की। किसी भी पार्टी को अगर स्टेट पार्टी बनना है बच्चों, स्टेट लेवल पे एक रिकॉग्निशन चाहिए, तो उस पार्टी को क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। At least 6% of the total votes in an election and wins at least 2 seats। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको किसी भी स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए तो आपको उस स्टेट के अंदर 6% वोट जीतने होंगे स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, और उसी के साथ 2 सीटें जीतनी होंगी उस स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। 6% votes and 2 seats within that state legislative assembly and you will be given the recognition of a state party। तो बहुत सारी स्टेट पार्टीज हमको पता है, जैसे कि समाजवादी पार्टी है, हमारी शिवसेना है, ठीक है बच्चों, आरजेडी है। तो ये सारी की सारी पार्टीज क्या है, स्टेट पार्टीज है। आप लोग भी बताइए कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर कौन सी स्टेट पार्टी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, ये जो स्टेट पार्टीज हैं, most of the major parties country classified by the election commission as state parties commonly referred as regional parties। तो मैक्सिमम पार्टीज अगर इस देश में बात करी जाए, देखो हर कोई नेशनल लेवल पार्टी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत सारी पार्टीज हमारे देश में एक स्टेट पार्टी है। और हम लोग देखते हैं कि इनको रीजनल पार्टीज भी बोला जाता है, बिकॉज रीजनल है ना नेचर में, क्षेत्रीय इन्फ्लुएंस है। Yet these parties need not be regional in their ideology। लेकिन आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा के मामले में जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ रीजनल हो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पार्टी बिहार में पॉपुलर है तो वो सिर्फ बिहार की बात करी, नहीं। हो सकता है बच्चों उस पार्टी का बड़ा मोटिव है कि मेरे को भी नेशनल पार्टी बनना है और वो पूरे देश के लिए जो है पॉलिसीज प्रोग्राम्स का सोच रही है, तो आइडियोलॉजी के मामले में वो नेशन वाइड थिंकिंग भी रख सकते हैं। Some of these parties all India parties that happen to have succeeded only in some states। तो कुछ पार्टीज ऑल इंडिया पार्टीज हैं, मतलब उनका जो एक तरीके से वो उनकी जो मौजूदगी है वो बहुत सारे स्टेट्स में पाई जाती है, बट स्टिल सक्सेसफुल वो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में हो पाए हैं, वो वाली चीज है। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से स्टेट्स में इनकी मौजूदगी है। कुछ पार्टीज हैं बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, ये अपनी स्टेट आइडेंटिटी को लेकर, स्टेट की पहचान को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस है। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है बच्चों चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि कौन कौन सी चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। देयर आर 4 चैलेंजेस, हर चैलेंज को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहली चुनौती है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की, यानी कि अंदरूनी रूप से डेमोक्रेसी की कमी देखी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। सेकेंड थिंग इज डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि सिंपल शब्दों में नेपोटिज्म देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज में। थर्ड है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, यानी कि बच्चों कहीं ना कहीं पार्टी में एक इन्फ्लुएंस देखा जाता है उन लोगों का जिनके पास ज्यादा पैसा है या क्रिमिनल कनेक्शंस हैं। एंड लास्ट चीज है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। ठीक है, फोर्थ चैलेंज इज दैट दे डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। तो बहुत सी पार्टीज आज के टाइम पे सिमिलर हो चुकी हैं, बहुत सिमिलैरिटीज उनमें दिखती हैं और ज्यादातर डिफरेंसेस नहीं दिखते, जिसकी वजह से लोगों के लिए उनके बीच में डिफरेंशिएट करना कि कौन सी बेहतर है कौन सी बेहतर नहीं है, ये मुश्किल हो गया है। फर्स्ट चैलेंज पे आते हैं विच इज द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ऑलराइट, और इसको जो है हम हाईलाइट करेंगे ब्लू कलर से। फर्स्ट चैलेंज इज द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, मतलब पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की कमी है। जैसे कि all over the world there is a tendency of political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. Parties do not keep membership registers, they do not hold organizational meetings, do not conduct internal elections regularly. Ordinary members of the party do not get sufficient information on what happens inside the party। तो देखो हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो पावर है वो कहीं ना कहीं टॉप लीडर्स के हाथ में ही है सिर्फ, और वो टॉप लीडर्स भी 2-3 लोग हैं, उन्हीं के पास सारी की सारी पावर देखने को मिलती है। मेंबरशिप रजिस्टर्स मेंटेन करके नहीं रख रहे जहां पे सारे मेंबर्स के नाम हो, उसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही, इंटरनल इलेक्शंस किसी भी लीडर को चूज करने के लिए पार्टी के अंदर जो इलेक्शंस है वो भी नहीं हो रहे हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स जो पार्टी के हैं उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है,
उसी के साथ दे डू नॉट हैव द मीन्स और कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस, एज अ रिजल्ट लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द पार्टी। तो वही टॉप लीडर सारे नतीजे लेते रहते हैं, बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता कि पार्टी के अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ना उनसे कोई कुछ पूछता है। ठीक है, सिंस वन और द फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। मोर देन लॉयल्टी टू द पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। और यहाँ वही बोला जा रहा है, एक या दो जो लीडर होते हैं सारी के सारे डिसीजंस पार्टी के लेकर वही लेते रहते हैं। इस वजह से जो व्यक्ति लीडरशिप के साथ डिसएग्री करता है या लीडरशिप की बात को नहीं सुनता है या मानता नहीं है, उस इंसान के लिए उस पार्टी का हिस्सा बन के रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, डोमिनेंस क्रिएट हो चुकी है उस लीडर की। आपको या तो उसकी बात मानो तो आप पार्टी में रहो, अगर उसकी बात नहीं मान सकते तो पार्टी से आपको निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि पार्टी के प्रिंसिपल्स पॉलिसीज के टुवर्ड्स लॉयल होने से ज्यादा जरूरी हो जाता है पार्टी के लीडर के टुवर्ड्स लॉयल होना, which is obviously a very major challenge within a political party or for a democracy also. Next is second challenge is the dynastic succession का challenge. ठीक है बच्चों, since most political parties do not practice open transparent procedures for their functioning, very few ways for an ordinary worker to rise to the top. Those who happen to be leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. In many parties, the top positions are always controlled by members of one family, unfair to the other members of that party. तो यहाँ यही बात हो रही है कि किसी भी एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए, जो एक ऑर्डिनरी पार्टी मेंबर है, उसके लिए टॉप तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक पार्टी के अंदर जो टॉप लीडरशिप है उसके पास एक अनफेयर एडवांटेज है कि वो अपने ही जो लोग हैं उनको फेवर करती रहती है, या तो अपने परिवार वाले लोग या अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को फेवर करती रहेगी, उन्हीं को ही टॉप पार्टी पोजीशंस प्रोवाइड कर देगी। और बच्चों कुछ कुछ पार्टीज में तो एक ही फैमिली टॉप पार्टी पोजीशंस कंट्रोल कर रही होती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन, है ना। बहुत सी ऐसी पार्टीज होती हैं जहां पर एक ही फैमिली के लोग हैं, मतलब बाप है, बेटा भी है, माँ भी है, चाची बुआ सब वही हैं, उसी पार्टी के टॉप लीडर्स बन रखे हैं। तो ये चीज काफी गलत हो जाती है, वही नेपोटिज्म वाली चीज है। तो दिस इज वेरी अनफेयर फॉर द पीपल हु हैव द टैलेंट, द कैपेसिटी टू राइज टू द टॉप, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको मिलेगी ही नहीं वो पोजीशन, क्योंकि वही पोजीशन जो है वो एक ही पार्टी, एक ही फैमिली मेंबर्स ने उस पर अपना हक जमा के रखा है। ठीक है, तो दिस इज बैड फॉर अ डेमोक्रेसी। ये चीज एक लोकतंत्र के लिए काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि लोगों के पास, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या सपोर्ट भी नहीं है, वो भी टॉप पार्टी लीडरशिप एंजॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसीज। और ये चीज कहीं ना कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट और थर्ड चैलेंज पर हम आ गए हैं। और नेक्स्ट और थर्ड चैलेंज है द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन द पार्टीज। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, भाई मतलब पैसा जो है, पावर जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेंट रूप से आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों बात हो रही है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर की। तो होता क्या है, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो इलेक्शंस के टाइम पर, चुनाव के टाइम पर सबसे ज्यादा मनी और मसल पावर का जो रोल है वो देखने को मिलता है। कैसे? Since parties are focused only on winning elections, they tend to use shortcuts to win elections. जैसे क्या है, हम लोग जो बच्चे एग्जाम होता है ना, उसमें क्या करते हैं कि अभी पढ़ाई नहीं करी लेकिन अच्छे नंबर लाने हैं, है ना, अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ाई ही कर लेते। अच्छा तो वही होता कि पढ़ाई कर लेते, वो एक फेयर तरीका होता है अच्छे नंबर लाने का। बट अब पढ़ाई नहीं करी, अच्छे नंबर लाने, तो क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं कि तू मेरे को जरा अपना आंसर दिखा दे, है ना। जो सामने बैठता है उसको बोलते हैं भाई तू थोड़ा साइड हो जाइयो, मेरे को आंसर दिखा दियो, बता दियो। आजू बाजू से पूछते रहते हैं, पकड़े जाते हो ना, लेकिन उसमें क्या ही होता है, पकड़े जाते हो, फिर जो है मम्मी पापा को बुलाया जाता है, ताने सुनाए जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। सिमिलरली उसी तरीके से एक डेमोक्रेसी के अंदर चीटिंग होती है लाइक दिस। अब इलेक्शन जीतने हैं तो एक फेयर तरीके से जीतो ना, अपनी पॉलिसीज बताओ, लोगों को कन्विंस करो, अपने लिए सपोर्ट हासिल करो। बट नहीं, यहाँ पर भी शॉर्टकट्स यूज करने हैं, शॉर्टकट यूज करने इलेक्शन जीतने के लिए। तो बच्चों कुछ कुछ पार्टीज उन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर देती है हु कैन और हु हैव मनी और हु कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। तो या तो जिनके पास पैसा है या फिर जो बहुत सारा पैसा रेज कर सकते हैं, उन कैंडिडेट्स को ही चुनाव में खड़ा कर देते हैं। रिच पीपल कंपनीज ऑल्सो गिव फंड्स टू द पार्टीज, टेंड टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ दैट पार्टी। और कभी कभी कुछ लोगों से पैसा उठा लेते हैं। अब रिच पीपल उन सब कंपनीज वगैरह से पैसा उठा लिया। अब क्यों पैसा उठाया उन्होंने, क्यों पैसा दिया कि कल को अगर आप जीतते हो तो आपको हमारे तरीके से चलना पड़ेगा। तो वो लोग भी इन्फ्लुएंस करेंगे आपके पार्टी डिसीजंस को। कुछ केसेस में
पार्टीज क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर देती हैं, क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रिमिनल को हम अगर अपने इलेक्शन में खड़ा कर देंगे, नॉमिनेट कर देंगे, तो उस कैंडिडेट को कई ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, बिकॉज लोग उससे डर कर ही उसको सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो कि एक बहुत गलत चीज है। तो डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो या तो रिच कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया, या फिर उन लोगों को खड़ा कर दिया जो बहुत पैसा रेज कर सकते हैं, या फिर लोगों से फंडिंग उठा ली, पैसा ले लिया इलेक्शंस के लिए, और फिर उनकी बात माननी पड़ेगी एक बार पावर में आ गए तो, या फिर क्रिमिनल कनेक्शंस वाले लोगों को खड़ा कर दिया। सो दिस इज वेरी वेरी बैड फॉर अ डेमोक्रेसी। ये शॉर्टकट्स ठीक नहीं है। साथ ही में लास्ट चैलेंज है दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। वोटर्स को एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं पार्टीज। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। In the recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the world. For example, difference between Labour Party, Conservative Party in Britain is very little, agree on fundamental aspects but differ only in details on how policies are to be framed and implemented. तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है कि रिसेंट टाइम्स में ऐसा देखा जाने लगा है कि लोगों को जिन पार्टीज के बीच में चुनना है कि कौन बेहतर है, वो पार्टीज तो सेम ही है, तो कैसे चुने वो? उनके बीच में मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं ऑफर कर रहे हैं वोटर्स को। तो हम देख रहे हैं कि एक डिक्लाइन आ रहा है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बीच में। फॉर एग्जांपल, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, जो ब्रिटेन की दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं जिनके बीच में पावर रोटेट करती रहती है, ये पार्टीज मैक्सिमम सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सब पे एग्री करती हैं। बस डिफरेंस वही आता है कि कैसे जो पॉलिसी है उनको फ्रेम कैसे करा जाएगा, उनको लागू कैसे करा जाएगा, उस पर बस डिफरेंस आता है। तो ज्यादा डिफरेंस लोगों को प्रोवाइड ही नहीं करी, तो लोग कैसे चूज करें? ठीक है, इन आवर कंट्री डिफरेंसेस अमंग मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड। दोज who want really different policies have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders either, because the same set of leaders keep shifting from one party to the other. तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में भी बहुत सी मेजर पार्टीज जो है जिनको पावर या सपोर्ट सबसे ज्यादा मिलता है, उन पार्टीज के बीच में भी इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर देखा जाए तो कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इकोनॉमिक पॉलिसी सबकी सेम सेम ही है। उसी के साथ लोग जो है अगर अलग अलग लीडर्स को भी इलेक्ट करे तो कैसे करें? एक ही सेट ऑफ लीडर्स है जो कभी एक पार्टी में रहते हैं, फिर किसी दूसरी पार्टी में चल जाते हैं, फिर किसी तीसरी पार्टी में चल जाते हैं। वही सेम सेट ऑफ लीडर्स की रिवॉल्विंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बच्चों, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को रिफॉर्म कैसे करा गया, इन चैलेंजेस से छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं? तो देयर आर 3 मेजर्स दैट हैव बीन टेकन इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, 3 मेजर्स जो ऑलरेडी ले लिए गए हैं। सबसे पहला मेजर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, एंड दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। अब क्या हो रहा था, एक बहुत बढ़िया टेंडेंसी चल रही थी पॉलिटिकल पार्टीज में, दैट वाज डिफेक्शन। अब डिफेक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों? डिफेक्शन का मतलब होता है चेंजिंग पार्टी एलिजेंस आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। एक बारी आपको जब ऑलरेडी चुन लिया गया है, आपको जब ऑलरेडी वोट करके लीडर चुन लिया गया है, लीडर बनने के बाद में आपने अपनी पार्टी बदल ली। क्यों पार्टी बदल ली? पार्टी बदल ली बिकॉज दूसरी पार्टी के लोगों ने या तो आपको एक ज्यादा बड़ा मिनिस्टर बनाने का दावा कर दिया है, या फिर आपको ज्यादा पैसा थमा दिया है। तो किसी एक लालच में आकर आपने इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी बदल ली। इस चीज को डिफेक्शन बोला जाता है। बहुत से लीडर्स इस डिफेक्शन में एंगेज होते रहते थे, विच वॉज अ वेरी बैड थिंग फॉर अ डेमोक्रेसी। दैट इज वाई बच्चों, इस डिफेक्शन को रोकने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और संविधान को अमेंड करा गया, बदला गया संविधान को, और एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया ताकि जो एमएलएज हैं और जो एमपीज हैं वो अपनी पार्टी को चेंज ना करें आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। ओके, सो मिनिस्टर बनने के लिए, कैश रिवॉर्ड के लिए लोग डिफेक्शन में एंगेज होते थे, तो उसके लिए क्या लाया गया? एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। उसी के साथ नेक्स्ट चीज जो करी जाती है, सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी क्रिमिनल्स, मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अब बच्चों, ये मनी और मसल पावर बहुत ज्यादा फैलता हुआ दिख रहा था, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर लेकर आता है जिसके थ्रू ये मैंडेटरी कर दिया जाता है, ये कंपल्सरी कर दिया जाता है कि हर एक कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। अब वो एफिडेविट में क्या लिखना होगा? आपको एक तरीके से एक लीगल डिक्लेरेशन देनी होगी, जहां पर आप लिखोगे कि आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कितने एसेट्स हैं, और क्या आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है कि नहीं है। ठीक है, सो उसका आपको पूरा का पूरा डिटेल्स जो है उस एफिडेविट में देनी पड़ेंगी।
नेक्स्ट चीज यहाँ पर है, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास करा जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नेसेसरी हो गया, जरूरी हो गया कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होल्ड करेंगे। बिकॉज क्या था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, कौन सी? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जहां पर रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, ऑर्डिनरी मेंबर्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। तो उसी चीज के लिए इलेक्शन कमीशन ने ही एक ऑर्डर पास कर दिया जहां पर ये जरूरी हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चुनाव होंगे, एंड वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स टाइम पर भरेंगे। ठीक है, तो ये सारी बच्चों चीजें ऑलरेडी कर दी गई हैं रिफॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को, बट कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सुझाव में दी जाती। तो देयर आर सम सजेशंस दैट आर ऑफन मेड, कुछ सजेशंस भी किए जाते हैं जिससे कि बोला जाता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कीजिए। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन, तो यहां पर आप ये वाले लिखोगे, ये तीन। ठीक है, दीज आर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो स्टेप्स जो ले लिए गए हैं, पर यहां पर ये है सजेशंस, सजेशंस दैट हैव बीन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। 3 पॉइंटर्स, लेट अस रीड। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो, एक चीज करो कि कानून बनाओ, लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। जो पार्टी के इंटरनल अफेयर्स है भाई, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स को कोई पूछ नहीं रहा, मेंबरशिप रजिस्टर्स कोई मेंटेन नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कोई नहीं करा रहा है, तो उस चीज के लिए एक लॉ बनाइए जिससे कि उस पार्टी के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट किया जा सके, देखा जा सके, सुपरवाइज किया जा सके। साथ ही में मैंडेटरी हो जाना चाहिए फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू विमेन कैंडिडेट्स, 1/3 टिकट्स विमेन कैंडिडेट्स को दो, एंड सिमिलरली कोटा करो विमेन के लिए इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। तो दूसरा सजेशन ये दिया जाता है, सुझाव ये दिया जाता है कि क्योंकि महिलाओं का जो परसेंटेज है, जो प्रोपोर्शन है, वो लेजिस्लेचर्स के अंदर और इन जनरल पॉलिटिक्स के अंदर काफी कम देखने को मिलता है, तो 1/3 कैंडिडेट्स की जो टिकट्स आप बांटते हो वो महिलाओं को दो। उसी के साथ डिसीजन मेकिंग बॉडीज भी जो होती है पार्टी की, जहां पे जो जो लोग नतीजे लेते हैं पार्टी के, वहां पर भी एक कोटा होना चाहिए, वहां पर भी थोड़ी रिजर्वेशन होनी चाहिए फॉर विमेन, कि वो भी उसका हिस्सा रहे और उस हिसाब से डिसीजन लिए जाए। There should be state funding of elections. Government should give parties money to support their election expenses. अब यार पार्टीज तो बहुत सारी हैं, बट कुछ ही पार्टीज के पास पैसा है, कुछ ही पार्टीज पैसा रेज कर पा रही हैं, तो वो जीत भी रही हैं। तो यहाँ पे वही बोला जाता है कि इस सिचुएशन से अब जिन पार्टीज के पास पैसा नहीं है वो बेचारे क्या करें, तो एक स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की, कि जो सरकार है वो पार्टीज को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी दे टू फुलफिल देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, ताकि वो भी अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर एक और सुझाव दिया जाता है। उसी के साथ दो और तरीके हैं जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म करी जा सकती हैं, तो और भी दो तरीके बताए जाते हैं। पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस। तो बहुत सी चीजों के थ्रू पिटिशन फाइल करके, पब्लिकली मूवमेंट वगैरह निकाल कर, ठीक है, प्रेशर ग्रुप जैसे बनाकर, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बिना पॉलिटिक्स में हिस्सा लिए भी आप लोग प्रेशराइज कर सकते हो गवर्नमेंट को टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन, राइट। तो उसके लिए आप, जैसे आपको लग रहा है कि कोई चीज बहुत गलत हो रही है, क्या सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है, कोई चीज बहुत गलत हो रही है, कोई लॉ आना चाहिए, तो वट एवर इट इज, तो यू कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट थ्रू मूवमेंट्स, एजिटेशंस, पब्लिसिटी, पिटिशंस, ये सारी चीजों के थ्रू। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ पीपल हु वांट टू चेंज कैन जॉइन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो हर चीज बातों से नहीं होती है, बाहर रहकर तो बहुत लोग बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको असल में कोई चेंज लाना है तो आप लोग खुद क्यों नहीं जाते हो? व्हाई डोंट यू बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज? तो जो लोग जिनको इंप्रूव करना है पार्टीज की कंडीशन, वो खुद क्यों नहीं जाकर उसका हिस्सा बनते हैं? तो इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside. बाहर रहकर आलोचना करना, बुराई करना हर कोई कर सकता है, लेकिन why don't you go become a part of it and then probably a change will come. ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त, एंड आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होते तो क्या होता, एंड इसी वजह से उनकी जरूरत है। उसके बाद हमने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करी, किस तरीके से कोई भी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनती है, प्लस हमने इंडिया की नेशनल पार्टीज को एनालाइज करा, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा, देखा, सुना। उसी के साथ बच्चों हमने जो है स्टेट पार्टीज की भी बात करी, एंड लास्टली हमने जो जो चुनौतियां पॉलिटिकल पार्टीज को आ रही हैं उसकी बात करी, और किस किस तरीके से उसको रिफॉर्म करा जा सकता है, बदला जा सकता है, उस चीज को भी देखा है।
तो इसी के साथ चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर। बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।